साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके सामने समक्ष उपस्थित हूं लेकर के जो करंट में एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनकी कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की कौन सी जेल में रेडियो स्टेशन लगाया जा रहा है? विकल्प हैं आपके कानपुर जेल, यरवदा जेल, पूना जेल और तिहाड़ जेल। उत्तर है कानपुर जेल। कानपुर जेल में पहली बार किसी जेल में रेडियो स्टेशन बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहाँ यूरिया गोल्ड का स्कीम लॉन्च की थी? आपके विकल्प हैं अहमदाबाद, बेंगलोर और हैदराबाद और सीकर। उत्तर है प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड की योजना की शुरुआत सीकर में की थी। अगला प्रश्न है डिवाइन लाइट हाउस कहाँ शुरू किया गया? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। डिवाइन लाइट हाउस कहाँ शुरू किया गया? दारूबतिया, अहमदाबाद, बेंगलोर और सीकर। उत्तर है दारूबतिया। अगला प्रश्न है कि पहला शहर या प्रदेश जहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री शुरुआत की जा रही है, हाइड्रोजन बेस्ड इंडस्ट्री की जहाँ पे शुरुआत की जा रही है, ऐसा कौन सा राज्य है? आपके पास विकल्प हैं बंगाल, छत्तीसगढ़ और बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उत्तर है झारखंड। पहली हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री कहाँ से शुरू की जा रही है? प्रश्न दोबारा दोहरा देता हूँ कि विकल्प आपके हैं झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार। उत्तर है कि हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री की शुरुआत छत्तीसगढ़ में जमशेदपुर में की जा रही है। मेरा अगला प्रश्न है बलिदान मेमोरियल कहाँ इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? बलिदान मेमोरियल का कहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? विकल्प हैं गया, दिल्ली, श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। उत्तर है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। बलिदान मेमोरियल फाउंडेशन स्टोन कहाँ रखा गया है? आपके विकल्प हैं श्रीनगर जम्मू और कश्मीर और गया, दिल्ली। उत्तर है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर एक उत्तराखंड में भी है, इसलिए यहाँ पे श्रीनगर जम्मू और कश्मीर लिखा गया है, जो कि सही है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 2030 तक सभी सरकारी कार्यालयों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीद लेगा? कौन सा राज्य सबसे पहले सभी सरकारी कार्यालयों के लिए जो सरकारी वाहन प्रयोग करेंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे? इसके लिए 2030 तक किस राज्य ने इस लक्ष्य को तय किया है? विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़। उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य ने ये तय किया है कि सबसे पहले 2030 तक वो सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करेंगे। 18वीं शताब्दी की एक तमिल मैन्युस्क्रिप्ट अभी कहाँ पाई गई है? विकल्प हैं इटली, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा। उत्तर है तमिल एक मैन्युस्क्रिप्ट एक किताब है जो इटली में पाई गई है। मेरा अगला प्रश्न है हेरिटेज ट्री सबसे ज़्यादा कहाँ अधिक है? हेरिटेज ट्री
हेरिटेज ट्री सबसे अधिक कहाँ पे हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? अभी जनगणना हुई है इन हेरिटेज पेड़ों की, उनकी संख्या कहाँ सबसे अधिक है? विकल्प हैं आपके प्रयागराज, वाराणसी, उन्नाव, हरदोई। उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में सबसे ज़्यादा हेरिटेज पेड़ पाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि 2023 को यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन ईयर घोषित किया है? 2023 को यूनेस्को ने किस देश की लड़कियों के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर घोषित किया है? आपके विकल्प हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और सीरिया। उत्तर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में जब से नई सरकार आई है वहाँ पर लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए यूनेस्को ने वहाँ पर इस साल अधिक से अधिक लड़कियों को शिक्षा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन ईयर घोषित किया है। मेरा अगला प्रश्न है इक्वलाइज या वर्ल्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है? इक्वलाइज जो है उसकी थीम है वर्ल्ड एड्स डे की, तो इक्वलाइज या वर्ल्ड एड्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास विकल्प हैं 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। उत्तर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है जिससे कि एड्स का रोकथाम पर्याप्त रूप से की जा सके। अगला प्रश्न है महिला समानता दिवस कब शुरू किया गया था? आपके पास विकल्प हैं 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। उत्तर है 25 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। भारत का एक कंप्यूटर दुनिया के 100 कंप्यूटरों की बेस्ट कंप्यूटरों की सूची में शामिल हो गया है। भारत का एक कंप्यूटर दुनिया के 100 देशों 100 कंप्यूटरों की सूची में शामिल हो गया है, जो बहुत अच्छे कंप्यूटर हैं। उसका नाम आपको बताना है। आपके पास विकल्प हैं ऐरावत, कृष्ण, राम, लक्ष्मण। उत्तर है ऐरावत। मेरा अगला प्रश्न है हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए AI चैट बॉट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? भारत में हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए AI चैट बॉट को लॉन्च किया गया है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि दुनिया में तेज़ी से फैल रही है और अब मनुष्य की जगह ज़्यादातर काम चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और चाहे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो या प्रिंटिंग के या आकाशवाणी के क्षेत्र में हो, अब ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग करेंगे, जो कि एक कृत्रिम प्रकार का दिमाग है। और एक तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम हो सकता है? आपका विकल्प है जुगलबंदी, टेक्नोक्रैट, महोत्सव और मैच। उत्तर है जुगलबंदी नाम का एक ग्रामीण ऐप AI चैट बॉट लॉन्च किया गया है, जिससे हमें बहु भाषाओं को बहुत सी समझने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर को जो उड़ीसा में स्थित है पुनरुद्धार के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? उसका नाम आपको बताना है। पहला है इकुमारा, डरकुमारा, महाराणा, कोई नहीं। उत्तर है इकमारा योगान की योजना लिंगराज मंदिर को पुनरुद्धार के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है। मेरा अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़े राम मंदिर कहाँ पर बन रहा है? विश्व में सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? आपको बताना है कनाडा, UK, बिहार और अयोध्या। उत्तर है सबसे ज़्यादा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मंदिर राम से जो संबंधित है वो बिहार में बन रहा है और वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र उसका है। 2023 में जेंडर ग्लोबल रिपोर्ट में भारत कहाँ है? यानी कि नारी और पुरुष के बीच में जो अंतर है जेंडर गैप, उसमें भारत कहाँ पर स्थित, किस रैंक पर स्थित है? 135वां, 127वां, 134वां और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 135वें स्थान पर भारत जेंडर गैप में स्थित है, जबकि पूरी दुनिया में 193 देश हैं। ऐसी दशा में भारत में अभी भी महिलाओं के साथ उतना न्याय नहीं हो पा रहा है या बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा जितना कि मिलना चाहिए। गेहूं की एक नई प्रजाति मोटापा और डायबिटीज़ दोनों को कम करती है। गेहूं की एक नई प्रजाति
मोटापा और डायबिटीज़ दोनों को कम करती है, उसका नाम क्या है? पवरासी, सुनार और सुनारसी और पेराबारसी। उत्तर है पवरासी। पवरासी नाम की नई प्रजाति है जो कि अभी लॉन्च की गई है और इससे आपको डायबिटीज़ के कंट्रोल में और मोटापा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। उत्कर्ष पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, यूजीसी, राजस्थान, हरियाणा। उत्कर्ष पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये शिक्षा से संबंधित है। उत्कर्ष यूजीसी, राजस्थान, बिहार, ये यूजीसी द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। नए राज्यों का निर्माण भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4 और इनमें से कोई नहीं। नए राज्यों का निर्माण भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। उत्तर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम किसी भी राज्य को या केंद्र सरकार किसी भी राज्य को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती है या किसी भी दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य की परिभाषा किन किन आधारों पर की जाती है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, स्टेट की परिभाषा दी गई है, तो उसमें कौन कौन से आधार दिए जाते हैं कि ये संस्था राज्य में आएगी कि नहीं? उदाहरण है, विकल्प है आपके पास, निकाय का विहित स्रोत क्या है? निकाय का विहित स्रोत का क्या है, यानी निकाय कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से जन्म हुआ है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। दूसरा है कि क्या निकाय पर सरकार का नियंत्रण है। और तीसरा, एक राज्य प्रदत्त निकाय को क्या एकाधिकार बनाया गया है? क्या एक राज्य प्रदत्त निकाय को ही एकाधिकार निकाय बनाया गया है? अब प्रश्न आपके सामने है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। उपरोक्त में से 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। उत्तर है ये सभी कथन सही हैं। राज्य का माना जाए या ना माना जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य वो किस जगह से पैदा हुआ है और उसका पोषण किस तरीके से होता है, यानी धन कहाँ से आता है, उसका नियंत्रण कहाँ से होता है, इस पर निर्भर करता है कि वो राज्य होगा कि नहीं होगा। अगला प्रश्न है, संविधान से ही संबंधित है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि आर्थिक एवं दुर्बल वर्गों की आरक्षण संविधान संशोधन 103वें के द्वारा किया गया है। 103वां संविधान संशोधन दुर्बल और कमज़ोर वर्गों के लिए यानी EWS श्रेणी के लिए आरक्षण की विधान बनाता है। आपको ये बताना है कि ये विधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(6 और 15(4) उत्तर है। आप उत्तर फिर से सुन लीजिए। 103वें संविधान संशोधन के जरिए सरकार ने गरीब एवं दुर्बल लोगों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद और क्लास के अंतर्गत किया गया है। 15(4), 16(4), 16(5), 16(6 या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है 16(6) में EWS कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। मेरा अगला प्रश्न है, सरकार 19 खा के अंतर्गत किन किन आधारों पर स्वतंत्रता पर किसी व्यक्ति की रोक लगा सकती है? 19 खा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जहाँ पे बहुत से लोग अपनी जैसे संस्था स्थापित करते हैं और जो यूनियंस हैं वहाँ पर वो मीटिंग कर सकती हैं। उनको मीटिंग करने का और इकट्ठा होने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 खा में दिया गया है। लेकिन 19 खा में इसको किसके द्वारा रोक, इस पर किन किन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है? आपके विकल्प हैं, भारत की एकता और अखंडता को अगर भारत की एकता और अखंडता के आधार पर लगाई जा सकती है, और दूसरा पब्लिक हेल्थ के पब्लिक ऑर्डर के आधार पर लगाई जा सकती है, लोक व्यवस्था कायम करने के लिए जिससे लोगों को परेशानी ना हो, या शिष्टाचार के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं। किन आधारों पर ये संविधान ये प्रदान करता है कि हम एसोसिएशन की जो मीटिंग है उसको हम नहीं होने देंगे या उस पर रोक लगाएंगे? तो
ये इसमें दो आधारों पर रोक लगाया जा सकता है कि भारत की एकता और अखंडता अगर प्रभावित हो रही उस पर रोक लगा दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त अगर लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पब्लिक ऑर्डर प्रभावित हो रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी दशा में भी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन शिष्टाचार के आधार पर इसमें रोक नहीं लगाई जा सकती है। मेरा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कोई भी पुलिस का कर्मचारी निरुद्ध नहीं कर सकता है, और ये अगर 24 घंटे से ज़्यादा किसी को निरुद्ध करना है तो मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्लास 1, अनुच्छेद 22 क्लास 2। आपको ये बताना है कि 24 घंटे के से अधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस निरुद्ध नहीं कर सकती है, और जब तक कि मजिस्ट्रेट का आदेश ना हो। 24 घंटे से अधिक के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22(1), अनुच्छेद 22(2)। उत्तर है ये व्यवस्था अनुच्छेद 22(2) में दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में संविधान के अनुच्छेद 26 में व्यवस्था दी गई है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन जो भी इस तरह के ग्रुप्स हैं वो अपना कर सकते हैं, लेकिन उनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक है पहला धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन, दूसरा जंगम परिसंपत्तियों का अर्जन, जंगम परिसंपत्तियों का स्वामित्व, अस्थावर संपत्तियों का अर्जन, या इनमें से कोई नहीं, या सभी। उत्तर है इन सभी पर वो धार्मिक संस्थाएं प्रबंधन कर सकती हैं, चाहे जंगम संपत्ति का स्वामित्व हो, चाहे जंगम संपत्ति का ओनरशिप हो, या इसी तरह से अस्थावर संपत्ति का अर्जन हो, या अस्थावर संपत्ति का नियंत्रण हो। ये सब संस्थाएं कर सकती हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा पोषित शिक्षा संस्थान में किस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है? विकल्प हैं धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग। आप विकल्प फिर से सुनिए। भारत के संविधान में किस आधार पर राज्य द्वारा पोषित शिक्षा संस्थान में भेदभाव किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? विकल्प है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग। उत्तर है लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राज्य की आय की असमानताओं को कम करने के लिए राज्य नए नियम बनाएंगे। इसको संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? आपके विकल्प हैं 42वां, 44वां, 47वां और 79वां। आपको फिर से सुन लीजिए कि राज्य अपने प्रदेश में कमी करने, आय की असमानता में कमी करने का प्रयास करेगा। यह संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? आपके विकल्प हैं 42वां, 45वां, 44वां और 79वां। उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको तत्कालीन सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, वो ले आई थी। तो अगला प्रश्न है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेजेस की व्यवस्था का आशय क्या है? लिविंग वेजेस का उल्लेख लिविंग वेजेस या निर्वाह मजदूरी का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान में किया गया है कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग आसानी से रह सकें। आपके विकल्प हैं कि इसका आशय क्या क्या है? शिष्ट जीवन एवं अवकाश का संपूर्ण उपभोग और धन का संपूर्ण उपभोग, सामाजिक सांस्कृतिक स्तर। उत्तर है और यह सभी। उत्तर है सभी, ये सही है। और वन्य जीवों को रक्षा का उल्लेख कहाँ किया गया है? राज्य के नीति तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में या दोनों में? आपको ये बताना है। तो उत्तर है कि वन संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण की व्यवस्था 48A में भी की गई है, और इसके अलावा 51G में राज्य के मौलिक कर्तव्यों में भी की गई है। धन्यवाद।